जो यूनिवर्सिटी हब वाले हैं, इनके एफर्ट्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि माशाल्लाह वो बहुत काविशें कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को आगे लेके जाने के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पे मुतारफ़ कराने के लिए। तो मैं इनकी टीम सारी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो काफ़ी अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि इनके फेसबुक पेज भी मैंने चेक किया है। ये वक्तन-फ़वक्तन काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काम करते रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें इसके अजर दे और इसी तरह इस्तकामत दे जी। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का टॉपिक है। प्लीज़ मुज़म्मिल भाई मुझे ना स्क्रीन शेयर करने का मुझे परमिशन दीजिएगा। जी सर, मैं अभी कर देता हूँ सर। आज मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के लिए, आप सारी देखिएगा, सुनिएगा। जो क्वेश्चंस हुए आपके मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। मैंने कोशिश ये की है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हो ना, वो इस मेरे ड्यूरिंग सारे वेबिनार के दौरान वो वैसे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी सर, आप कर तो सकते हैं सर। जी जी। इसको सुन लीजिएगा और क्या है इसके ना नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको बाद में आने वाली परेशानियों से आप बच सकें। मैंने मैक्सिमम चीज़ों को थोड़ी सी स्लाइड्स में कवर अप करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। फॉरेन स्कॉलरशिप हंटिंग, मेरा तारुफ तो इन्होंने करा दिया है, मैं चलता हूँ सीधा। ये हमारा आज का रोड मैप होगा जी। इसमें सबसे पहले स्कॉलरशिप के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर स्कॉलरशिप के टाइप्स क्या क्या होती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रेज होता है कि सुपरवाइजर कैसे हम तलाश करें ना, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। उसके बाद हम स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये मेन आज का टॉपिक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला सभी चीजों को मजीद इसमें कवर करूँ। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कॉलरशिप, तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना स्कॉलरशिप का, आपका मेरा सबका, वो हमेशा से यही हुआ है कि हम एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। वो मास्टर हो सकती है, वो पीएचडी हो सकती है, कुछ भी। इवन आपने एफएससी की है तो वो बैचलर हो सकता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा होता है कि हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम वहां पे कुछ नॉवल किस्म का लर्न करेंगे। नॉवल मतलब जो ट्रेडिशनल जो हमारा स्टडी सिस्टम है, हम उसमें उन चीजों को नहीं हासिल कर पाए, तो उन लर्निंग्स को हम जाके फॉरेन में हासिल करेंगे। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक्सेस टू द लेटेस्ट साइंटिफिक लैब्स एंड इक्विपमेंट्स, कि हम जो लेटेस्ट साइंटिफिक लैब्स हैं और उनके अंदर मौजूद जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, चंद है, और वहां पे काम करने की परमिशन भी नहीं होती, दूर से दिखाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पड़ी है। आप जब किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं मास्टर या पीएचडी के लिए, आप खुद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर बैठ के खुद से काम करते हैं, आप खुद से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। पाकिस्तान में दूर से दिखाते हैं, हाथ में नहीं लगाने देते, और यहाँ पे आप खुद उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि चांसेस टू मीट विद नोबेल प्राइज विनर्स एंड एमराइटस प्रोफेसर्स। ये एक इंसान के लिए बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आप इन लोगों से मिलें, इन लोगों के साथ बैठें, इवन इन लोगों से आप गाइडेंस लें। और सब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सप्लोर द नेचर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ द वेरियस नेशंस। आप जब किसी भी फॉरेन में जाते हैं स्कॉलरशिप पे, आप वहां पे सिर्फ उसी मुल्क को नहीं देखते। पहली तो बात, आप उस मुल्क के कस्टम्स ट्रेडिशंस देखते हैं, लेकिन वहां पे आए हुए दूसरे जो कंट्रीज के लोग हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं, आपकी उनके साथ दोस्ती होती है, आपकी उनके साथ गपशप होती है, आपकी उनके साथ फ्रैंकनेस डेवलप हो जाती है, और आपको इस तरह कस्टम्स का, नॉर्म्स का, वैल्यूज का पता चलता है कि किस कंट्री में क्या कैसे रहा जाता है, कैसे होता है। मैं समझता हूं कि स्कॉलरशिप में बंदा और कुछ करे ना करे,
दुनिया जरूर घूम लेता है, एक नया मुल्क जरूर घूम लेता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने विजिट वीजे पे ही यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, इवन चाइना ही जाना है, कहीं जाना है, तो पहले आपको 10-15 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ती है, फिर एक्सपेंसेस होते हैं, फिर उसके बाद वहां जाते हैं आप, वहां जाने के बाद भी खर्चा होता है। मैं तुर्की जाना हो, मैं जिन कंट्रीज में मैंने विजिट किया मैं उनकी बात बताता हूँ। तुर्की जाना होते एक नॉर्मल विजिट पे आपको 5 से 6 लाख रुपए खर्च आता है। मलेशिया इंडोनेशिया जाना हो तो वहां भी इतना आता है। यूरोप अमेरिका जाना हो तो 10 से 15 लाख रुपए लगता है आपका विजिट का, वहां जाके खाने पीने का, रहने का। तो क्यों ना स्कॉलरशिप पर जाया जाए। स्कॉलरशिप पर जाएंगे तो आपकी पैनी भी नहीं लगेगी, पैनी। आपको आने जाने के इवन बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो पैसे कवर होते हैं, वहां पे रहने के चार्जेस कवर होते हैं, पढ़ने के चार्जेस कवर होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री। और आपके लिए क्या है, जस्ट अम्यूजमेंट एंड इंजॉयमेंट्स। ये मैंने सारी बातें इसलिए बताई कि थोड़ा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो स्कॉलरशिप्स के बारे में। मैं अब नेक्स्ट मूव करता हूं। स्कॉलरशिप की टाइप्स कौन कौन सी हैं। मैंने ना कुछ मेजर टाइप्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया है। सबसे पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनमें तीन स्कॉलरशिप बड़े ही मशहूर है, प्रोमिनेंट हैं, या कह लें कि 3 स्कॉलरशिप्स जो है ना वहां पे उनकी बड़ी डिमांड है। एक मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप होता है, एक एरेस्मस प्लस स्कॉलरशिप है, और एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। आप यकीन नहीं करेंगे, इन स्कॉलरशिप की अर्निंग्स इतनी है कि आप एक नया घर पाकिस्तान में, एक नया घर, एक मैं कहता हूँ एक कोठी खरीद सकते हैं बड़ी। आप अभी पढ़ रहे हैं, अच्छा मैं यहाँ एक चीज और कोड करता जाऊं, एमफिल, एम मास्टर या पीएचडी, इसको मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप तालीम हासिल करने आए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जो मास्टर या पीएचडी के लिए दुनिया मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तो आप एक एज ए जॉब जा रहे हैं, आप पढ़ने नहीं जा रहे। पढ़ तो लेंगे इंशाल्लाह साथ साथ, लेकिन उसे आप जॉब कंसीडर करें। मैं उसे जॉब कंसीडर करता हूँ। वो इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है ना, जिसे आप स्टाइपेंड कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी से ज्यादा आपको वहां स्टाइपेंड मिलता है। जैसे आप सिर्फ स्टाइपेंड कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ वो आप एक जॉब कर रहे हैं। इन रिटर्न आपको डिग्री तो मिलनी मिली, आप एक जॉब कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ने, सब ने, बड़ा कुछ मेरे दोस्तों ने भी किया, मैंने देखा भी है कि लोग पढ़ने जाते हैं और पीछे से पूरी की पूरी उनकी जो नस्ल है वो समझ जाती है। इतनी अर्निंग्स हैं। अप्लाई कैसे करना है, क्या कैसे, आपको ना आपके थोड़ा सा माइंड को ना ओपन करता हूं। ब्रॉडली मैं कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये जो मैरी क्यूरी, एरिस्मस या फुल ब्राइट है ना, मैं इसमें से सबसे पहले मैरी क्यूरी की बात करता हूँ। ये तीनों स्कॉलरशिप वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। और मजे की बात मैं आपको पहले बताता चलूं कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये कोई खलाई मखलूक विन नहीं करती, ये मुझ जैसे, आप जैसे लोग ही विन करते हैं। बस एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मैं इस डिटर्मिनेशन को पैदा करने के लिए ना आपको एक एग्जाम्पल देने लगा। मैं मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप से शुरू करता हूँ। मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप की जो सबसे कम स्टाइपेंड है ना, मिनिमम स्टाइपेंड, इसकी स्टाइपेंड की रेंज है 2400 से लेके ना 2400 से लेके 3000 युआन तक इसकी आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। 2400 से 3000 यूरो। ओके, अब आपने ना मेरे साथ एक चीज कैलकुलेट करनी है। हम अगर अपना कैलकुलेटर खोलें, 2400 यूरो में से आपने वहां रहना है, वहां खाना पीना है, वहां पे अच्छी ड्रेसिंग करनी है, वहां पे आईफोन लेना है, वहां पे मैकबुक लेनी है, इस तरह की अपनी जो लग्जरीज है वो पूरी करें। 2400 से आमतौर पे 400-500 यूरो में ना अच्छा मंथ गुजर जाता है, और एक हेल्थी और अच्छी एक्टिविटीज के साथ और अच्छे खाने पीने के साथ और अच्छे पहनने के साथ वहां गुजर जाता है। आप उसको भी छोड़ें 500-500 की भी, मैं 900 यूरो की बात कर लेता हूँ। अगर आप में से कोई फैमिली मेंबर बाहर गया है तो वो आपको बता सकता है 900 यूरो एक बड़ी ही हैंडसम अमाउंट है, बहुत हैंडसम। एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दी है वहां रहने के लिए। हम 900 यूरो भी सपोज वहां रहने के लिए लग गया, बाकी बचा 1500 यूरो। आप कैलकुलेटर पे ना 1500 यूरो लिखें। आज जो यूरो की कीमत है ना पाकिस्तान में, 1 यूरो है 325 रुपए का।
1500 को, मतलब मैं बता रहा हूँ 2400 यूरो मिला, उसमें से 900 यूरो आपने एक मंथ की अपनी जो है जेब खर्च रख लिया। हालांकि इतना होता नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा बताया आपको। खैर 1500 यूरो आपके पास सेविंग है। आपने 1500 यूरो को 325 से ज़रब देना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा 4,87,500। मैं सिर्फ आपकी आंखें आई ओपन करना चाह रहा हूँ, आंखें खोलना चाह रहा हूँ, ये आई ओपनर आपको व्यू देना चाह रहा हूँ कि होगा क्या। अभी अब स्कॉलरशिप है 4,87,500 आपको पर मंथ सेविंग है सिर्फ, जो आपने घर भेजनी है। वहां पे मास्टर, मैं मास्टर की बात कर रहा हूँ, पीएचडी की तरफ क्या ही नहीं। 3 साल की डिग्री वहां पे होती है, मास्टर कर लें या पीएचडी कर लें। चलें तो इसको जरूर दें 3 साल, मतलब 1500 को जरूर दिया आपने 325 से, आंसर है 4,87,500 पाकिस्तानी रुपीज। इसको जरूर दें 36 है, क्योंकि 3 साल की डिग्री होती है। ये आपका आंसर आएगा 1,75,50,000। मैं रिपीट करता हूं, 1,75,00,000। डिग्री भी मिल गई आपने वहां पे, एक अच्छा, मैं कहता हूँ 900 यूरो में एक लेविश किस्म का लाइफस्टाइल गुजारा, और उसके बाद आपने 1,75,00,000 की सेविंग भी की है। और 1,75,00,000 पाकिस्तान में क्या वर्थ रखता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि ये ख्वाब दिखाने का मकसद आपको ये, अब ये आपकी आंखें खोलने का आपको ख्वाब दिखाया, मैंने खुली आंखों से ख्वाब दिखाया ताकि आप पूरा कर सकें इसको। और ख्वाब वही पूरे होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हो। इसी तरह एरेस्मस प्लस और फुलब्राइट है, ये तीनों स्कॉलरशिप इसी तरह है, हाईली पेड स्टाइपेंड है। और मजे की बात सबसे अहम मैं आपको ये बताता हूँ, ये तीनों वो स्कॉलरशिप हैं, अगर आप इस पे डिग्री कर लेते हैं, इसमें मास्टर कर लेते हैं या इस पे पीएचडी कर लेते हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले आपको जॉब लेटर मिल जाता है, ऑफर लेटर आ जाता है आपके पास। कि मतलब अगर जब अगले बंदे को पता चलता है ना कि किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी मैरी क्यूरी पे डिग्री की है या फुल ब्राइट पे डिग्री की हुई है, आपको जॉब की ऑफर आना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं आपको सजेशन यही कर दूंगा कि आपने मूव करना है इस तरफ। हम हैं, यूनिवर्सिटी हब है आपके साथ इंशाल्लाह आपको गाइड करने के लिए। बहरहाल ये अगर मैं बाकी दोनों स्कॉलरशिप को भी इसी तरह एलैबोरेट करूं तो ये तो 2 घंटे इसी पे लग जाएंगे। नेक्स्ट मूव करता हूँ, टर्की का स्कॉलरशिप आता है, टर्की, जिससे भी आप फेमिलियर होंगे काफी सारा, ये भी बड़ा कॉमन सा स्कॉलरशिप है। इसके अलावा और भी बड़े स्कॉलरशिप है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको जो मेन स्कॉलरशिप है ना, जो हम सुनते हैं पाकिस्तानी पीपल्स, मैंने सिर्फ उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप भी होते हैं, उसमें गवर्नमेंट बेस्ड आते हैं, उनमें प्रोविंस बेस्ड आते हैं, और उनमें प्रोफेसर बेस्ड भी आते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आगे मजीद मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बात करके खोलता हूँ। मतलब ये स्कॉलरशिप की टाइप्स है सारी, जिसको आपने अवेल करना है। अब मैं कुछ कंट्रीज का बताता हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारी कंट्री, मैंने कुछ मेन कंट्रीज को हाईलाइट किया है जिन जहां पे जाने के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत पड़ेगी प्रोफेसर से। पहली बात तो काम एक चीज अच्छी तरह याद रखेंगे, पीएचडी अराउंड दी वर्ल्ड, दुनिया से जहां भी आपने पीएचडी करनी है ना, कहीं भी पीएचडी करनी है, तो आपको एक्सेप्टेंस जरूर चाहिए होती है। लेकिन मास्टर्स के लिए हमें चाहिए चाइना से एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। अगर आपने चाइना में मास्टर करना है तो वहां भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, साउथ कोरिया में चाहिए, जापान में चाहिए, मलेशिया में चाहिए, तुर्की में चाहिए। मतलब ये वो मैंने मेन कंट्रीज हाईलाइट किए हैं जो अच्छी स्टाइपेंड देते हैं, और उस वहां पे अप्लाई करने के लिए भी आपको वो चाहिए एक्सेप्टेंस लेटर। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पैदा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अब तो अप्लाई करने के भी पैसे होते हैं। पहली बात तो ये है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे अप्लाई करने के कोई पैसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जिससे आपको पीछे भी बात बताई, आप 1,75,00,000 रुपया कमाना चाह रहे हैं सिर्फ सेविंग, बाकी खर्चा अलग है। अगर आप 1500 यूरो को 2400 को डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर देना उसके साथ 325 के साथ, तो वो फिगर तो 2 करोड़ से भी ऊपर हो जानी। जब आप इतना कमाना चाह रहे हैं ना, वहां पर 10-20 हजार अगर लगना भी चाहे ना, तो वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। खैर मैं बात करता हूँ इन कंट्रीज की। इन कंट्रीज में भी ना आप बहुत सारे आपके पास फ्री ऑप्शन भी मौजूद हैं, कुछ पेड ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन पेड भी अगर हैं तो वो इतने नहीं हैं मतलब कॉस्टली कि आपकी जो है ना वो बजट डिस्टर्ब हो जाए।
लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर चंद रुपये जो स्टाइपेंड है, जितना आपने टोटल लगाया ना करेंसी, जो कंट्रीज की करेंसी है, तो आपको एक मंथ की स्टाइपेंड में मिल जाता है पैसे, और वहां रहना 3-4 साल है। तो इसलिए ना इन चीजों को कंपेयर किया करें, पैसे लगाने से उससे परेशान ना हुआ करें, ना ही पीछे हटा करें। आप सिर्फ ये सोचा करें कि अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो उसकी जो पहली स्टाइपेंड आनी है ना, तो आपके सारे खर्चे उसमें से निकल जाए। अच्छा, मैं जो लास्ट पे बात करूंगा कंट्री रखा है वो है ताइवान। मैं कहता हूं जी, और कहीं अप्लाई करें ना करें, ताइवान में जरूर करें। उसकी क्या वजह है? मैंने एक चीज देखी है दुनिया में, अगर किसी स्टूडेंट का कहीं भी स्कॉलरशिप नहीं ना हुआ, उसका ताइवान में हो जाता। आई विल रिपीट, अगर आपका दुनिया में कहीं भी स्कॉलरशिप नहीं ना हो रहा तो आपका ताइवान में हो जाएगा। इसलिए इसको लाजमी यहाँ अप्लाई करें। बाकी चाइना, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, तुर्की, इसकी पोस्ट आती हैं, एड्स आती हैं, तो उन एड्स के आने से पहले पहले आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेके रखना है। अब वो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कैसे, किसको ईमेल कैसे ढूंढ, यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, प्रोफेसर कैसे ढूंढना है, वो मैं आपको एंड बताऊंगा। अच्छा, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपने अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सभी जाना चाहते हैं जी स्कॉलरशिप पे। अब स्कॉलरशिप पे जाने के लिए कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने आपके हाथ में हो। मतलब अगर आपने कल अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए तो वो डॉक्यूमेंट सारे आज आपके पास मौजूद होने चाहिए। इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो आता है वो आपका पासपोर्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सब ने अपना अपना पासपोर्ट बनवा लिया होगा। अगर नहीं बनवाया इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? आपका पासपोर्ट सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट जहां से बात शुरू नहीं, वो आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर है जो आपने अप्लाई करते हुए लिखना होता है। तो अगर नहीं बनवाया तो बनवाएं, सबसे पहले ये काम करें। उसके बाद आपके पास एक आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। ये जो प्रोफेशनल पिक्चर है आपकी, ये एक दो बैकग्राउंड होने चाहिए, एक व्हाइट और एक ब्लू में, दोनों में आपके पास होने चाहिए। एक ही तस्वीर खिंचवा लें आप, फोटोग्राफर्स के वो व्हाइट को ब्लू कर देगा, ब्लू वाले को व्हाइट कर देगा। दो बैकग्राउंड्स में आपने तस्वीर रखनी है प्रोफेशनल पिक्चर, क्योंकि समटाइम्स कुछ एप्लीकेशंस में डिमांड होती है विद व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर अपलोड करें, कुछ एप्लीकेशन में डिमांड होती है विद ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर अपलोड करें। दोनों आपके पास होंगी तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने लफ्ज लिखा प्रोफेशनल पिक्चर। यहाँ पे हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि हमने सेल्फी ली होती है वो अपलोड कर देते। पीछे पार्क में सेल्फी ली हुई है, कहीं पर रिवर साइड पे सेल्फी ली हुई है, कहीं को कैनाल बैंक पे सेल्फी ली हुई है, कहीं किसी मॉल में गए वहां पे सेल्फी ली हुई है, और आपने वही सेल्फी अपनी सीवी पे या अपनी एप्लीकेशन पे पेस्ट कर दी। तो मैं एक चीज बता दूं, जो भी प्रोफेसर या जो भी रिक्रूटर या जो भी ह्यूमन रिसोर्स का बंदा आपकी एप्लीकेशन देखेगा वो देखते रिजेक्ट कर देगा, याद रखिए। तो उसने आगे जानी नहीं, उसने पहले से देखिए उससे वही रिजेक्ट हो जानी है। उन्होंने कहना कि जो बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने प्रोफेशनल करियर में ही नॉन सीरियस है, उसने यहाँ आके क्या करना, ये बात जरूर याद रखिए। क्योंकि आपकी सेल्फीज और आपकी जो प्रोफेशनल तस्वीरें ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए प्रोफेशनलिज्म को प्रोफेशनलिज्म में ही रखें। ये नहीं करना कि फिल्टर लगा के अपने आप को बहुत ज्यादा करके आपने शोकेस करना, नहीं। आपकी जो वर्थ है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, आपकी जो करिकुलम्स हैं उसके बेस पे है, फेस वगैरह पे नहीं है। इसलिए आपकी पिक्चर प्रोफेशनल हो। उसके बाद आप अगर तो अप्लाई कर रहे हैं मास्टर की स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके पास बैचलर की डिग्रीज और बैचलर की डिग्री, FA, उसकी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर के जो 8 सेमेस्टर्स हैं आपके, 8वां सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर जितने भी आपने पढ़े हैं, उन सभी सेमेस्टर के DMCs भी होनी चाहिए साथ। अगर आप मास्टर पे अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री और उन सभी सेमेस्टर की DMCs आपके पास होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बैचलर और मास्टर की डिग्रीज और सब DMCs होने चाहिए आपके पास। ये आपके पास इन हैंड होने चाहिए। ये ना हो कि आप कहें कि अप्लाई कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, अप्लाई मतलब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं स्कॉलरशिप के लिए, डॉक्यूमेंट्स बाद में निकाल के लगवा देंगे, ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा कीजिएगा।
आप अगर सीरियस हैं तो चीजों को सीरियस ले लें प्लीज। उसके बाद आपने क्या करना है, रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा एट लीस्ट 3 से 4 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, 3 से 4। आप सबसे पहले अपने एक सुपरवाइजर से बनवाएं, बाकी अपने ही डिपार्टमेंट के 2-3 टीचरों से। और एक चीज मैं फिर रिपीट करूं, डिपार्टमेंट के टीचरों से। ये ना हो कि आप केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट है आपका और आप फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचरों से आप रिकमेंडेशन लेटर ले लें जी क्योंकि आपकी उनसे दोस्ती अच्छी नहीं। रिकमेंडेशन लेटर आपके ही डिपार्टमेंट के टीचर्स के होने चाहिए क्योंकि उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका डेजिग्नेशन, उनका डिपार्टमेंट सब कुछ लिखा होता है रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर। इसलिए आपने अपने ही डिपार्टमेंट से बनवाने हैं, 3 से 4 पास रख लें। हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुर्की के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक रिकमेंडेशन लेटर अपने सर से बनवाएंगे, टीचर से बनवाएंगे, तो उसमें उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखवा देंगे। फिर बाद में उन्होंने रोमानिया अप्लाई करना है, इटली करना है, फ्रांस करना है, जर्मनी करना है, न्यूयॉर्क करना है, कहीं भी करना है, कनाडा करना है, उन्होंने फिर दोबारा से नया सर्टिफिकेट बनवाएंगे रिकमेंडेशन लेटर उस कंट्री के लिए। चाइना के लिए अप्लाई करना है तो चाइना की यूनिवर्सिटी के लिए अलग से बनवाएंगे। ऐसा ना कीजिएगा क्योंकि जितना आप टीचर्स को तंग करेंगे वो आपको रिकमेंडेशन लेटर उतना ही कम बना के देंगे। एक जनरल मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है, सजेशन भी यही है कि एक जनरल रिकमेंडेशन लेटर बनाएं। ठीक है, 3 से 4 जनरल बनवा लें और वो बनवाएं, उसमें कोई कंट्री स्पेसिफिक ना करें, यूनिवर्सिटी का नाम स्पेसिफिक ना करें, जो आपकी हर जगह चल जाए, जहां भी अप्लाई करना है वो रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कीजिए। उसके बाद पहले नंबर पर पासपोर्ट, दूसरा प्रोफेशनल पिक्चर, तीसरी डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट, चौथा रिकमेंडेशन लेटर, पांचवा बड़ा अहम डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आके ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बला, ये है क्या। सारी स्कॉलरशिप वाले ये नहीं मांगते, पहली बात ये, लेकिन आपके पास होना चाहिए, अच्छी चीज है। बहुत सारे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो मांग लेती हैं, जो कुछ ऐसी जो नहीं मांगती। आपके पास होगा, फायदा ये है, आपके पास होगा तो फायदा ये है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे जहां पे चाहिए होगा। अगर नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं आपको ना इसके मैं थोड़े कंपोनेंट्स बता देता हूं ताकि आपको इसको समझने में और इसको लिखने में आसानी हो। ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर है ना, मैं आपने गौर करना है वर्ड मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशनल लेटर क्या है? मोटिवेट करने वाला लेटर। मतलब एक टीचर ने आपको रखना है, वो आपसे कह रहा है कि मोटिवेशनल लेटर देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि आप मुझे कुछ ऐसा लिख के दें कि मुझे ये बात मानने पर, मनवाने पर मजबूर कर दें कि मैं आपको रखूं क्यों। बात समझ आ रही है आपको ना? मोटिवेशनल लेटर ये होता है कि अगला बंदा, अगला प्रोफेसर आपसे इस बात का तकाजा कर रहा है कि आप मुझे कुछ ऐसा मुझे बताओ अपने बारे में कि मैं आपको अपनी लैब का मेंबर बनाने पर मजबूर हो जाऊं, मैं आपको डेफिनेटली एडमिशन दूं। आपने उसको मोटिवेट करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले तो उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, एक छोटा सा पैरा 3 से 4 लाइनों का। उसमें अपने बारे में आपने बताना है कि आप हैं कौन, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से हैं, क्या करते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल बैकग्राउंड आ जाएगा। उसके बाद मोटिवेशन ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं बताना शुरू में भूल गया। या ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर है ना, मैंने आपको जहां पे आपको कहना था एक चीज वो मैंने बता दी। जैसे मैंने भी बताया कि रिकमेंडेशन लेटर आप स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी वाइज ना बनवाएं, एक ही बनवा लें, जनरल सब पे अप्लाई करते। वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, ये एक नहीं होती, याद रखिएगा। हम गलती क्या करते हैं, हम एक बना लेते हैं, हर जगह 2 मज देते हैं, भाई जहां अप्लाई करना वही पे उठा के अपलोड कर दे। नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशनल लेटर जो है ये हर जगह चेंज होंगे। अब क्यों चेंज होंगे बताता हूँ। ये तीसरा पॉइंट है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। आप अप्लाई कर रहे हैं जिस लैब में, जिस कंट्री की लैब में या डिपार्टमेंट में, आपने देखना है कि वो आपका प्रोफेसर किस चीज पे काम करता है। आपने उस काम को रीड करना है और उसके बारे में अपनी मोटिवेशन और इंटरेस्ट लिखनी। फॉर एग्जाम्पल
मैं अगर प्लांट साइंसेस की बात करूं, आपने लिखा हो मैंने मेज पे काम किया है, या मैंने कॉटन पे काम किया है, या मैंने वीट पे बड़ा काम किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, और मैं आइंदा भी इसके ऊपर काम करूंगा, और मैं आइंदा वीट को मैं हाइब्रिड बना दूंगा, मैं आइंदा कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी मोटिवेशन और इंटरेस्ट दिया, लेकिन बाद में पता चले कि जिसको आपने भेजा है ना, वो बंदा काम ही अरेबिडोप्सिस पे करता है, या वो बंदा काम ही लेग्यूम्स पे करता है, या वो बंदा काम ही हर्ब्स पे करता है, या फॉरेस्ट पे करता है। तो ये मोटिवेशन और इंटरेस्ट जो है ना, उसने उठा के फेंक देना अपने डस्टबिन में कि ये मेरे इंटरेस्ट का बंदा ही नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड हो रहा है, 10 बंदे की फील्ड ही हो रहा है। इसलिए मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि एक जो आपने लिखा होगा ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर, वो हर जगह पे नहीं चलेगा। आपने उसकी क्या ढूंढनी है, आपने उसकी रिसर्च अलाइनमेंट देखनी है कि आपके प्रोफेसर की या उस डिपार्टमेंट की रिसर्च अलाइनमेंट्स क्या है। जब आपको पता चल जाए कि ये इसकी अलाइनमेंट्स हैं, उसके मुताबिक आपने लिखना है कि अगर वो बंदा रैबिडोप्सिस में काम कर रहा है तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें कि मैं रैबिडोप्सिस में ये देखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करूंगा। अगर वो हर्ब्स पे काम करता है, अगर वो किसी नैनो पार्टिकल्स पे काम कर रहा है, व्हाटसोएवर। मेरी बात समझ रहे होंगे उम्मीद है। मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे नहीं बंदा रेडियो में बात कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेडियो पे बैठा हूँ, तो मैं अकेला बोली जा रहा हूँ, अगले पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो मुझे यार बड़ी अजीब सी फील आ रही है। खैर, मैं हमेशा पॉजिटिव थिंक ये सुन रहे हैं सर, हम आपको बच्चे स्कूल से सुन रहे हैं लेक्चर, ताकि क्वेश्चन आके कर सके। चले, थैंक यू। मुझे ना वो एफएम वाली मुझे आज फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे मैं एफएम पे बोल रहा हूँ ना खामोश क्लास को पढ़ा रहा हूँ। रिएक्शंस बच्चों के आ गए हैं, देखिए। Actually, sir, students are well committed towards their lecture. थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लगा सुन के, थैंक यू सो मच। कमिटेड होना चाहिए जी। मैंने बहुत सारी चीजों को कैप्चर किया है अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन में, ताकि इनके ज़हन में आने वाले क्वेश्चंस का मैं पहले से आंसर कर दूं। ओके, अब उम्मीद है कि आपको ये मोटिवेशन लेटर की अब अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि ये होता क्या है। एक्चुअली आपने जिस प्रोफेसर को या जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने जा रहे हैं, आपने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपने जो मोटिवेशंस हैं, अपने जो आइडियाज हैं, आपने अलाइन करना है उस डिपार्टमेंट के साथ। मतलब आपने एक स्टोरी ऐसी जनरेट करनी है कि वहां जाके आप उनके लिए क्या करेंगे। ये ना हो कि आपकी जो स्टोरी है वो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए उनके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ। तो जब वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। इसलिए जब भी जहां भी अप्लाई करना है, आपने उस डिपार्टमेंट के मुताबिक और उस प्रोफेसर के मुताबिक आपने अपनी स्टोरी लिखी। मैं एक और एग्जांपल यहाँ कोड कर देता हूँ, क्योंकि मैं अगर एग्रीकल्चरल साइंसेज का हूँ, मैं उसी से आपको एग्जांपल दूंगा। आप अपने अपने डिपार्टमेंट में उम्मीद है उसको फॉलो कर लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ जी। आपने मास्टर किया हुआ है कॉटन में, कॉटन क्रॉप में, आपके मास्टर में वो आपकी क्रॉप थी। अब अपने पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, और पीएचडी में जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो अगला प्रोफेसर वीट पे काम करता है। तो चूंकि आपकी कॉटन पे एक्सपर्टीज है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी आप मोटिवेशन लेटर लिख देंगे कॉटन पे। लेकिन उस जो बंदा वीट पे काम कर रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप कॉटन पे चाहे जो मर्जी करके हैं या जो मर्जी करने जा रहे हैं। यहाँ पे चाइना में ना, पाकिस्तान का कल्चर हो रहा है, चाइना का हो रहा है। चाइना में जो बंदा जिस क्रॉप पे काम कर रहा है, और उस क्रॉप के आगे सेक्टर्स हैं, याद रखिएगा, उस क्रॉप के भी पहलू हैं जिसपे वो काम करता है, उसने हमेशा उसी पे काम करना। उसने उस क्रॉप के दूसरे पहलू को भी नहीं छेड़ना। तो इसलिए बी स्पेसिफिक। अगर आपने कॉटन पे पीएचडी, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉटन वाला वीट पे अप्लाई नहीं कर सकता। मैं अब अगली बात जो ट्विस्ट में बताना चाह रहा हूं आपको ये है कि अगर आपने कॉटन पे मास्टर किया है और वो बंदा आप जिस प्रोफेसर के पास जाना चाह रहे हैं वो वीट पे काम करता है, तो आपने जो आपके रिसर्च की फाइंडिंग्स है ना, उसको आपने किसी ना किसी तरीके मैनिपुलेट करना है वीट के अंदर। आपके पास जो नॉलेज आपने रिसर्च मास्टर में ग्रैब किया है ना, उस नॉलेज की आउटपुट को आपने इनकॉर्पोरेट करना है वीट के अंदर। और आपने जो मोटिवेशनल लेटर लिखना है वो वीट के ऊपर लिखना है कि मैं आऊंगा तो मैं वीट के ऊपर के बारे में ये चीजें जानता हूं, आजकल दुनिया में ये काम हो रहा है, इससे पहले ये दुनिया में हो चुका है, आने वाले दौर में ये होगा और मैं ऐसा करूंगा। जब आपने इस तरह की बातें प्रोफेसर को लिख के देनी है ना, तो मैं कहता हूं कि वो आपको अगले दिन एक्सेप्टेंस लेटर देगा। डिपेंड करता है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी करते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हमारे अंदर मसला ये है, हम पैदाइशी तौर पे ना सुस्त हैं।
सुस्त कह लें या फॉलोअर कह लें, फॉलोअर ज्यादा लफ्ज अच्छा है। हम क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बहुत कम रखते हैं। मसला हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जी हमारा फ्रेंड सर्कल ये है, इस फ्रेंड सर्कल में फलां फलां, हमने देखा जी फलां बंदे ने ना लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाया हुआ है, फलां बंदे ने रिकमेंडेशन लेटर बनवाया, हमने खुद से एक लफ्ज लिखने की कोशिश नहीं करनी। हमने क्या करना है, वो तुमने बना लिया मोटिवेशन, हाँ बना लिया, देना यार मुझे जरा, उसने दे देना। आपने क्या करना है जी, आपने नहीं पढ़ना उसने लिखा क्या है, किस क्रॉप पे है, क्या उसके बैकग्राउंड है, क्या उसकी एक्सपर्टीज है, आपने वहां अपना नाम पता चेंज कर देना, ये लो जी मैंने बनाया है, और प्रोफेसर को फॉरवर्ड कर देना। कॉपी एंड पेस्ट की हमारे अंदर जो आदत है ना एडिटिंग की, ये हमारे अंदर से जाती नहीं। याद रखिएगा, जिस दिन आपने ये आदत छोड़ दी उस दिन से आप क्रिएटिव थिंकर हो जाएंगे और आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे जहां पे जब प्रोफेसर के पास ईमेल आती है ना, खासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, आप बिलीव नहीं करेंगे 70 से 80% एप्लीकेशंस के अंदर मटेरियल सेम होता है। अब आपका सबसे जो बड़ा क्वेश्चन अभी एंड पे मुझे आप लोगों ने करना है ना, वो ये करना है कि प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते। अब प्रोफेसर रिप्लाई क्यों करेंगे, जब उन्होंने देखा एक लेटर लिखा हुआ है जिसे आप कवर लेटर ही कह लें, उन्होंने कहना है ये कवर लेटर मैंने को 20 दफा पढ़ा हुआ है, बस उसके ऊपर नाम चेंज है, उसने आपको रिप्लाई कहाँ करना। हमेशा ऑलवेज यूज योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज यूज करें, अपने अल्फाज। मैं नहीं कहता कि आप बहुत मुश्किल इंग्लिश यूज करें, सादी लिख लें, बहुत सादी इंग्लिश लिखें, लेकिन अल्फाज अपने यूज करें, उसकी वर्थ होगी, कॉपी पेस्ट की वर्थ नहीं होती। आगे चलता हूं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद पर्सनल बैकग्राउंड बताना है अपना, उसके बाद आपने मोटिवेशन देनी है और अपने इंटरेस्ट बताने हैं। अपनी मोटिवेशन उसे देनी है प्रोफेसर को कि मैं भाई ये करूंगा, मैं एटम बम बना दूंगा आके। फिर अपने इंटरेस्ट भी बताने हैं, फिर आपने बतानी मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं। वहां ये नहीं लिखना कि मुझे मैं हंडिया बड़ी अच्छी बना लेती हूँ, मुझे किचन गार्डनिंग का बड़ा शौक है, मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक है, तो मुझे स्विमिंग का शौक है। ये स्किल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आपने वो स्किल्स लिखनी है जो स्किल्स उसके इंटरेस्ट में, उसकी मोटिवेशन के साथ अलाइन करें। वो जो काम कर रहा है ना, उससे रेलिवेंट स्किल्स क्या है आपके पास, और आप उन स्किल्स को कैसे यूज करेंगे उसकी रिसर्च में। आपकी बेस क्वालिफिकेशन क्या है वो आप लिखेंगे, डेफिनेटली मास्टर है या बैचलर है। इसके बाद आपने उसके अंदर लिखना है कि आपकी रेलिवेंट अचीवमेंट्स क्या है, मतलब आज से पहले तक। ये ऑप्शनल है, याद रखिएगा, ये सबके लिए नहीं, क्योंकि रेलिवेंट अचीवमेंट सभी की नहीं होती। अगर तो आपके पास अचीवमेंट्स हैं देन वेरी गुड, लाजमी लिखें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। अगर आपने के उस आपने जो मास्टर के अंदर कोई काम किया या बैचलर के अंदर कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं या कोई आपको अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, तो आप उसमें जरूर समझें। अब इसके बाद लास्ट पे आपने इसको क्लोज करना है अपने फ्यूचर प्लान्स बता के। फ्यूचर प्लान्स आपने क्या करना है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया ना, ये कैसे करना है, ये सारी हवाई बातें नहीं, मैं आपको प्योर गाइड कर रहा हूँ। आपने करना है क्या है कि आपने प्रोफेसर्स की इंटरेस्ट देखने हैं, आपने प्रोफेसर के देखना है। आप प्रोफेसर को ढूंढना कहाँ पे, वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखना है कि प्रोफेसर करता क्या है। आपने प्रोफेसर, जब आप जाएंगे ना डिपार्टमेंट सर्च करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में, आपने प्रोफेसर की प्रोफाइल चेक करनी है। अब वो प्रोफाइल कैसे चेक करनी है वो भी आगे आनी बात। आपने ना उसके पेपर्स पढ़ने हैं प्रोफेसर के, 2-3 साल पिछले, 4 साल पिछले पेपर्स पढ़ने हैं कि उसने क्या किया। आपको सारा आइडिया मिल जाएगा उस बंदे के पेपर पढ़ने से कि वो किस चीज पे काम करता है, कैसे करता है, और वो क्या करना चाहता है, आगे क्या करेगा। आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। उसी पेपरों से आपने मोटिवेशन निकालनी है, उसी से आपने इंटरेस्ट निकालना है, उसी में से आपने फ्यूचर प्लान्स निकालने हैं। क्योंकि उस जो वो काम कर रहे हैं ना, आप उसी के आगे फ्यूचर दिखाएंगे भी, क्योंकि आपको वो भी रिसर्च पेपर में से मिल जाएगा कि फ्यूचर किस चीज का, फ्यूचर ट्रेंड्स किस चीज के आ रहे हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, जनरल जो लेटेस्ट रिव्यू पेपर्स हैं, रिव्यू पेपर्स स्पेशली उस टॉपिक पे वो पढ़ें, उसके अंदर लास्ट सेक्शन होता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, सिर्फ वो पढ़ लें। वहां से आपको एक नटशेल मिल जाएगा, एक पैरा होता है छोटा सा, वहीं से आपको नटशेल मिलेगा कि फ्यूचर आने वाले दौर में हम किस तरफ मूव करेंगे, क्या करेंगे। इस तरह आप खुद से एक अपना मोटिवेशनल लेटर लिख सकते हैं।
एंड पे आपने कंक्लूजन ड्रा कर देना 2 से 3 लाइनों का मैक्सिमम। ये सारा कुछ एक पेज इनफ है, एक पेज 2 भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन 1 पेज इनफ होता है मोटिवेशन लेटर का ना। जनरली 1 पेज को अच्छा समझा जाता है, मतलब इतना कुछ लिखना है एक पेज पे, तो मैं समझता हूँ आप अपने अल्फाज यूज करें तो एक पेज तो थोड़ा पड़ जाएगा वैसे ही आपको। तो उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये हो गए 5 डॉक्यूमेंट्स। छठा जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो है रिसर्च प्रपोजल। ये भी कुछ प्रोफेसर मांगते होते हैं। आपने क्या करना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड एक अच्छा सा प्लान बना के रख लेना। तो अगर तो आपकी ही क्रॉप पे काम हो रहा है तो आपने उसी प्रपोजल को फॉरवर्ड कर देना है। या ये भी वही होता है कि वो प्रोफेसर जिस चीज पे काम कर रहे हैं ना उसी का एक प्रपोजल रिसर्च प्लान पूरा होता है, ये एक ना मेथोडोलॉजी, जिस तरह आपने लिखा होगा थीसिस में मटेरियल्स एंड मेथड्स, तो एक प्रपोजल होता है। इससे मैं एक अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपने साइनॉप्सिस लिखा होगा, साइनॉप्सिस एक्चुअली क्या होता है, आपका रिसर्च प्रपोजल होता है कि आपने ये करना है आपने, क्योंकि उसमें हमेशा विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं साइनॉप्सिस में कि मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगा, तो वो आपका हम उसमें साइनॉप्सिस कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। ये भी 2-3 पेजेस का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। साइनॉप्सिस तो फिर बड़ा होता है। रिसर्च प्रपोजल में लिखना क्या है, व्हाट विल यू डू इन हिज और हर लैब, आप वहां जाके उसकी लैब में करेंगे क्या। वही बात कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या होगा, आपका रिसर्च प्लान क्या होगा, आपका स्टडी प्लान क्या होगा। आपने ये सिर्फ उसको इंप्रेस करने के लिए लिखना, याद रखिएगा। जरूरी नहीं, ये कभी नहीं होता कि जो आपने प्रपोजल दिया उसने कहना ठीक है जी आके ये करो, ऐसा नहीं होता। वो तो उसकी लैब में जो ऑलरेडी हो रहा है ना आपने वही जाके करना है। लेकिन ये उसको एक इंप्रेस करने के लिए होता है कि बंदा जो है ना अपना एक आइडिया, अपना एक प्लान लेके आ रहा है, वो खुद से कुछ करना चाहता है, ये आप उसको इंप्रेस करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कोई बड़ी बला नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी आप स्पेशल चेयरमैन से आप एक लेटर लिखें छोटा सा, इसका मिल जाता है मैटर ना सारा लिखा पड़ा। तो वो क्योंकि आपने बैचलर या मास्टर किया ना, वो सारा कुछ इसने आपने इंग्लिश में बुक्स पढ़ के किया है, तो आपके चेयरमैन ने इस चीज को वेरीफाई करना है कि आपका जो सिलेबस था वो सारा इंग्लिश में था, इसने इंग्लिश में पढ़ा है और इंग्लिश में लर्न किया है और इंग्लिश में ही एग्जाम दिया है। तो ये आपका एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो जाएगा जो आपको अपलोड करने में हेल्प करेगा। मतलब ये फ्री में बनेगा आपके डिपार्टमेंट से। ये जो रेडी करता हूँ मैंने 2-3 स्लाइड पहले भी चीज रेडी की थी, ये भी रेडी की। इसका मतलब क्या है, ये बहुत अहम चीज है। सीवी आपकी रिजेक्शन में, आपकी एक्सेप्टेंस में सबसे अहम रोल प्ले करती है। आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, आप कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आप किसी से एक्सेप्टेंस लेटर लेने जा रहे हैं, उसमें सबसे अहम काम आपकी सीवी का होता है। कोई भी बंदा जो आपकी सीवी पकड़ता है, सीवी पकड़ने के बाद से अगले 20 सेकंड की बात करता हूँ, अगले 20 सेकंड के अंदर अंदर डिसाइड हो जाता है कि आप एक्सेप्ट हैं कि रिजेक्ट। इसलिए आपने अपनी सीवी को ऐसा करना है, ऐसा बनाना है कि वो अगले 20 सेकंड के बजाय अगले 2-4 मिनट तक उसको पढ़ता है। मैं आपको एक फोरम रिकमेंड करूंगा, यूरोपास। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, europass.com। आप गूगल पे लिखेंगे यूरोपास हो जाएगी। ये एक्चुअली एक डाटाबेस है। आपने इसमें अपनी प्रोफाइल बनानी, प्रोफाइल बनाने के पूरी आपकी हर चीज पर पूछेगा, नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, आपकी पब्लिकेशन, व्हाट्सएवर, हर चीज आपसे पूछेगा। आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। जिंदगी में जैसे जैसे आप अपडेट होते जा रहे हैं, आप उसमें चीजें ऐड करते जाएं, और एक सिंगल क्लिक पे आपको वो कहेगा सीवी बनानी है सारी प्रोफाइल की। एक क्लिक करेंगे, एक आपको बहुत ही प्यारी सी सीवी बना के दे देगा। यूरोपास है कि यूरोप के अंदर सबसे अच्छी सीवी मानी जाती है, याद रखिएगा। ये उन्हीं की वेबसाइट है। ये ना सिर्फ यूरोप नहीं, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में आपने किसी भी जगह अप्लाई करना है, इवन पाकिस्तान में भी अप्लाई करना है कहीं पे, तो आप ये एक फॉर्मेट बड़ा है, ये एक प्रोफेशनल फॉर्मेट को फॉलो करते हैं जो कि आपके लिए सबसे अहम है, एक प्रोफेशनल सीवी। क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान में हम जो सीवीज बनाते हैं ना, उसका फॉर्मेट अजीबोगरीबी होता है, हर बंदे की सीवी दूसरे से डिफरेंट होती है। अब इस सीवी का एक और बड़ा फायदा है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करते हैं ना, इस सीवी को अपलोड करें तो वो सारा डेटा यहाँ से उठा के ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही फिल कर देता है। मतलब ये इतनी अप टू डेट और इतनी एडवांस किस्म की सीवी है।
और इसकी लुक इतनी प्यारी कि अगला बंदा वैसे इंप्रेस हो जाता है। इसलिए सीवी पे आपने खसूसी ध्यान देना है, ये रिफाइन होनी चाहिए, रिफाइन होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस की वजह बने, रिजेक्शन की वजह ना बने। अब ये सारे हो गए 8 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मैं रिपीट सॉल्व कर देता हूँ दोबारा से, एक दफा से नाम बता देता हूँ। पासपोर्ट, प्रोफेशनल पिक्चर, डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, रिकमेंडेशन लेटर्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद छठा रिसर्च प्रपोजल, 8वां इंग्लिश, 7वां इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और सीवी। ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अब आपने करना क्या है, 2 काम और करने जरूरी, 2-3। पहला काम, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने। आपके पास जो मैट्रिक की सनद है, इंटर की सनद है, आपके पास जो बैचलर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, आपने इनको टेस्ट करवाना। IBCC से होता है और इसके अलावा HEC से होता है, अब सिर्फ टेस्ट नहीं कराना इसको। एक होता है पाकिस्तान में मिनिस्ट्री है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आपने HEC से टेस्ट करवाने के बाद आपने मोफा से भी ये टेस्ट करानी है। मोफे से तो एक दिन में टेस्ट हो जाती है, पहले HEC से टेस्ट होनी, फिर मोफे से टेस्ट हो जानी, ठीक है। पहले HEC से होगी, फिर मोफे से होगी। ये करवा के आप रख लें आज ही अपने पास, और ये लाइफ टाइम के लिए होती है। ये नहीं कि टेस्टेशन बाद में होगी, एक ही दफा टेस्टेशन होती है पूरी जिंदगी के लिए। ये ऐसे है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने बहुत सारे लोगों के स्कॉलरशिप, वो क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो एक्सेप्टेंस लेटर भी मैंने बहुत सारे लोगों का एक्सेप्टेंस लेटर आया देखा है, और वो अप्लाई इसलिए नहीं कर सके, उन्होंने जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे वो टेस्टेड नहीं थे। ये ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना, एक प्लेट में रख के आपको खाना दे दिया जाए और आप खा नहीं सकते उसको। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आज ही टेस्ट करवा लें, ये प्रायोरिटी रखें। उसके बाद क्रॉस चेकिंग करें अपने डॉक्यूमेंट्स की। क्रॉस चेकिंग से क्या मुराद है, कंप्लीट नेम एंड स्पेल्स। आपने अपने नाम की स्पेलिंग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपने वालिद साहब की स्पेलिंग, ID कार्ड नंबर, ये चीजें जो है ना, ये अपने सारे डॉक्यूमेंट में से क्रॉस मैच करें। हाँ, स्पेशली ऑन पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट का ऊपर जो नाम है वही नाम आपके डिग्रीज पे, ट्रांसक्रिप्ट्स पे और संदों पे होना चाहिए। इनके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है या नाम आगे पीछे है, तो ये सारी चीजें फटा डाल देंगे बहुत बड़ा आपकी सिलेक्शन के अंदर। इसलिए अच्छी तरह क्रॉस चेक कीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करें, उसको चेंज करवाएं। ये प्री रेक्विजिट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, इसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मतलब वो तो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए। अब कुछ सप्लीमेंट्री हैं, अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो नुकसान इतना नहीं है, मतलब हो तो बहुत अच्छा है, नुकसान नहीं है ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल आइट्स आपने सुना होगा, ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। यूरोप में आप बरतानिया में अप्लाई करते हैं, आप कनाडा में अप्लाई करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे वो पहली लाइन में लिखेंगे जी आइट्स के आपके पास होना चाहिए और 6 पॉइंट प्लस बैंड आपके होने चाहिए। अगर आप फ्री हैं, अपनी बात सुने, आइट्स बहुत बड़ा हवा समझा जाता है, बहुत बड़ा। मेरी एक बात सुन लें, आपने बैचलर और मास्टर इंग्लिश में पढ़ के, इंग्लिश में लर्न करके, इंग्लिश में एग्जाम दिया हुआ है ना, तो आइट्स आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैंने खुद से दोस्तों को देखा हुआ है कि 15 दिन पढ़ने के बाद आइट्स के अंदर 6+ बैंड ले लिए उन्होंने। तो ये मुश्किल नहीं है, अगर आप फ्री हैं तो इसको लाजमी अवेल करें। अवेल करने का ये फायदा है कि आप हर दुनिया की हर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते होंगे। इसके साथ मजा ये है कि अगर आपके पास आइट्स है तो जहां आइट्स मांगा है वहां तो देना ही देना, जहां नहीं मांगा वहां भी दे दें। इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, प्लस पॉइंट मिल जाता है, यार इसने आइट्स किया। उसके बाद अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है, कोई रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, हर एप्लीकेशन में मेंशन करें कि मैंने ये काम किया हुआ और मेरी ये पब्लिकेशन और साथ पेपर अटैच कर दें और रेफरेंस दें इस पेपर पूरे का। बुक चैप्टर को पब्लिश किया हुआ है, आप उसका रेफरेंस है। शॉर्ट कोर्सेज को किए हुए हैं आपने, उसका रेफरेंस है। अब तो शॉर्ट कोर्सेज बेतहाशा कोर्सेरा वेबसाइट पे है, HEC की वेबसाइट्स पे हैं, कोर्स करें, आपको उसका ऑनलाइन ईमेल आ जाती है सर्टिफिकेट, आप वो साथ अटैच करें। ये बड़ी वर्थ रखते हैं, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं। कोई ट्रेनिंग्स की हुई हैं, आप उनके सर्टिफिकेट्स आप लगाएं। सॉफ्टवेयर्स कोई सीखे हुए हैं, सपोज R है, पाइथन है, SPSS है, स्टैटिस्टिका है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी आपने रिसर्च करनी है ना जब, तो उसके बाद आपने उसको स्टैटिस्टिकली एनालिसिस जरूर करना होता है।
तो आप लाजमी सीखें, दुनिया में इसकी बड़ी मांग है। मुझे समझ नहीं आती, हम पाकिस्तान में पता क्या करते हैं, स्टैट पढ़ते जरूर हैं लेकिन थ्योरी पढ़ते हैं, जो काम की स्टैट है वो हमने आज तक पढ़ी नहीं कभी। आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको इस्तेमाल ये RCBD, CRD, LSD, ये जितने भी स्टैटिस्टिकल डिजाइन हैं, ये आप एक सिंगल क्लिक पे एनालिसिस हो जाता है सारा, ये आपको आने चाहिए। वैसे अगर आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो दो मैंने प्रोग्राम लिखे ना यहाँ पे, R और पाइथन, इसको स्टैट की दुनिया में फादर्स या मदर्स इस तरह कह लें, वो कहा जाता है फादर ऑफ स्टैट दोनों को। अगर आप अपनी सीवी में, मैं आपको 110% श्योरिटी से कहता हूं कि अगर आप अपने मोटिवेशनल लेटर में लिख दें कि आपको R आती है, मैं आपको 200% यकीन से कहता हूं कि आपको आपका प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देगा। R एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसकी दुनिया में बड़ी डिमांड है। अभी इसे सीख लें, अपनी दुनिया में ये याद रखिए, अगर आपने जिंदगी में पढ़ना है ना तो आपने ये सीखना है। आज नहीं सीखेंगे कल, कल नहीं सीखेंगे परसों, परसों नहीं सीखेंगे तो मतलब 2-4 साल बाद सीखना आपने है, तो क्यों ना आप ये सीख लें। अभी सीख लेंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस लेटर के चांसेस 100%, सॉरी 200% होंगे। ये इतनी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है जी, हम सुपरवाइजर कैसे ढूंढें। मैं आपको एक सिंपल से इसका हल बताता हूँ। सर्च दी टॉप 100, आप 100 ना करें, आप 200 कर लें, चले 300 कर लें, व्हाट्सएवर जहां पे आप समझते हैं आपकी रैंकिंग आती है। आपने टॉप 100 या 200 यूनिवर्सिटी को सर्च करना है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया छोड़ दें, पहले तो आप टारगेट करें कि आपने कहाँ जाना है, यूरोप में जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाइना जाना है, व्हाट्सएवर। अगर तो आपके पास कोई है माइंड में किसी स्पेसिफिक कंट्रीज में, तो आपने उस कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज वेबसाइट करनी है, सर्च करनी है, टॉप 10 कर लें, टॉप 20 कर लें, उस मुल्क की टॉप 30-50 कर लें, यूनिवर्सिटी सर्च कर लें। अगर तो आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक कंट्री है, नहीं है तो दुनिया में कहीं भी जाना है आपने, तो वर्ल्ड वाइड कोई भी यूनिवर्सिटी आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटी 200-200 सर्च कर। अब जब यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे ना आप, तो आपने क्या करना है, उन्हीं एक एक करके यूनिवर्सिटी को आपने ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, और हर यूनिवर्सिटी में अपना डिपार्टमेंट ढूंढना है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको अपना डिपार्टमेंट मिलेगा, कुछ में आपको अपना डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनमें नहीं मिलेगा उनको छोड़ दें, जहां मिलेगा डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएं। अब उस डिपार्टमेंट में जाके हर प्रोफेसर की प्रोफाइल को देखें कि आपके साथ कौन सी मिलती है। आप उस डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो वहां हर टीचर का नाम और उसके साथ ना उसका मेजर एरिया लिखा होता है कि ये प्रोफेसर किस पे काम करता है। आपने अपने इंटरेस्ट से, आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बंदा ढूंढना, प्रोफेसर ढूंढना। फाइंड योर सुपरवाइजर मैचिंग योर फील्ड ऑफ स्टडी। अब आपको बंदा मिल गया जो आपकी फील्ड से ओरिएंटेड है, रिलेटेड है। अब आपने उसकी वहां से ईमेल उठानी है, ईमेल एड्रेस अपनी ईमेल आईडी में रखना है और उसको एक बड़ी प्यारी से एक ईमेल लिखनी है आपने। अब यहाँ पे एक और काम होता है, हम कहते हैं कि हम देखते हैं हमारा दोस्त जो है ना अप्लाई कर रहे हैं बाहर ना स्कॉलरशिप के लिए, हम कहते हैं यार मुझे तो भेज अपना, जो तू ईमेल करता है ना, ईमेल का मैटर जो है ना वो मुझे भेज। उसने आपको भेजना है, उसने आपने क्या करना है, उसके ऊपर उसका नाम हटा के अपना नाम डाल देना, डिपार्टमेंट अपना लिख देना है और प्रोफेसर को भेज देना। अठीन आपने बहुत बड़ी गलती करनी। मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट से जान छुड़ाएं, अपने अल्फाज यूज करें। आपके अपने जो अल्फाज होंगे वो छोटे होंगे, थोड़े होंगे, लेकिन इंप्रेसिव होंगे, याद रखिए। तो आपने एक बहुत ही प्रीसाइज सी अच्छी सी ईमेल करनी प्रोफेसर को और रिक्वेस्ट करनी है उसको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। हम मेजर जो मिस्टेक करते हैं ना, हम ओवर फ्रैंक हो जाते हैं, हाय प्रोफेसर, हेलो प्रोफेसर। अब देखें प्रोफेसर प्रोफेसर ही होता है, उसको इज्जत से बुलाएं, डियर लफ्ज यूज कर लें। सबसे जो अच्छा लफ्ज है ना वो है रिस्पेक्टेड का, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर। उसके आगे उसका नाम लिखें। उसका जब आप नाम लिखेंगे ना उसको पता चल जाएगा इस बंदे ने सर्च किया मुझे, फिर उसको पता चला मेरा नाम क्या है, उसने मेरा नाम लिखा यहाँ पे, फिर उसका डिपार्टमेंट का मेंशन करें, उसको पता चले यार इसने कुछ मेहनत की है, फिर इसके बाद मुझे मेल किया। हम क्या करते हैं, हेलो प्रोफेसर, डियर सर स्लैश मैडम, सारी सीवी अपना मैटर लिख देते हैं ईमेल, डियर सर स्लैश मैडम के मतलब सर है तो वो भी ठीक, उसको भी चली जाए मेल, और मैडम है तो उसको भी चली जाए, मतलब एक जनरल सी ईमेल लिखी सभी को भेज दी। फिर कहते हैं जी हमें सुपरवाइजर जो है ना वो रिप्लाई नहीं करता, और उसने भी उस देखिए सुपरवाइजर आपसे बहुत बड़ा है और वो इन चीजों को रोज देखता है। जिस जो गेम आप उसके साथ खेल रहे हैं ना
उसने ये गेमें कोई 20 साल पहले खेली हुई है, इसलिए आप उसको इजी ना लें, आप उसको सीरियस लें, इंशाल्लाह वो भी आपको सीरियस लेगा। अब लास्ट जो स्लाइड है मेरी वो ये है कि स्टडी के बाद के ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। मैं आपको सबसे एक थंब रूल बताता हूं, थंब रूल। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर तो आपने मेहनत करके, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर तो आपने मेहनत करके अच्छी तरह से डिग्री की है, अच्छे रिसर्च पेपर निकाले हैं, आप अपने प्रोफेसर की आंखों का तारा बन गए हैं, याद रखिएगा। आपने अगर मेहनत की है ना, आपको आपका डिपार्टमेंट और आपका प्रोफेसर वापस नहीं आना चाहिए। वापस आने से ये मुराद नहीं है कि वो अगवा करके आपको वहां बिठा लेगा, इसका मतलब ये है कि उसने आपको ऑफर कर देनी है पोजीशंस। उसने कहना जी आप मेरे पास यहाँ रह लें, आप क्या कर लें। अगर तो आप मास्टर आपने उसके पास किया है, वो कहेगा मेरे पास आप पीएचडी करें। अगर आपने उसके पास पीएचडी की है, वो कहेगा मेरे पास पोस्ट डॉक कर लें। नहीं तो आपको कहेगा मैं आप यहाँ फैकल्टी पोजीशन पे आ जाएं, एकेडमिक करियर स्टार्ट कर लें, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर बन जाए। नहीं तो रिसर्च पोजीशन पे आ जाएं, आप रिसर्च असिस्टेंट बन जाए, रिसर्च एसोसिएट बन जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आपने होल हार्टेडली वहां पे काम किया है, डिवोशन के साथ काम किया हुआ है ना, तो वो आपको वापस आने नहीं देते, दुनिया पूरी का थंब रूल। तो वहां पे वो आपको एक परमानेंट रेजिडेंस देंगे, आपको लाइफ लेविश कर देंगे, आपको अच्छी नौकरी देंगे। ये सब था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। अब आपके जितने क्वेश्चंस हैं मैं उनका इंशाल्लाह जवाब दूंगा। शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। बच्चे बेशक महीना महीना लगे रहे, उनको ये चीज़ें असल तो मिलनी है, गूगल से भी नहीं मिलनी, यूट्यूब से भी नहीं मिलनी, जहाँ मर्जी लगे रहे। तो बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली वॉइस के अंदर इनके आंसर करेंगे, मैसेज लीव करते रहे आप उनका आंसर करेंगे सर? जैसे आपको अच्छा लगता है सर, वॉइस सही रहेगी। तो सर अगर आवाज आ रही है तो क्वेश्चन के जो उनके आंसर आप मैसेज बच्चे करें कमेंट बॉक्स में, या सर वॉइस के अंदर सर पूछें। ठीक है, वॉइस कर लें, जैसे वो इजी फील करते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। चलो 1 बाय 1 कर ली सर, बच्चे कोशिश करिएगा 1 बाय 1 करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन जिन्होंने करने स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर माई सेल्फ अहमद। सर एक क्वेश्चन था कि जब हम सुपरवाइजर को सर अप्रोच कर लेते हैं, आप जैसे आपने गाइड किया है, उसके बाद सर सपोज वो हमें दोबारा रिप्लाई कर देते, उसके बाद हमने क्या कैसे मूव करना है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो रिप्लाई किया, वो रिप्लाई क्या किया, उसने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया या गुड लक कहा, डिपेंड। तो आप ये बताएं मुझे पहले। जी, इन केस सर वो पॉजिटिव रिप्लाई देते, एक्सेप्ट कर लेते। पॉजिटिव रिप्लाई देता है, दैट्स वंडरफुल। फिर आपने क्या करना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दे। वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा, ठीक है। फिर आपने उस यूनिवर्सिटी का वेट करना है एडमिशंस ओपन होने का। जब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशंस ओपन हो तो आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, विद उसके जो प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया वो साथ अपलोड कर देना। तो जैसे भी वो आगे प्रोसीडिंग्स और साथ जैसे ही आप कोई भी स्टेप अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी स्टेप कंप्लीट करते हैं, तो आपने हर स्टेप के बारे में अपने प्रोफेसर को लाजमी बताना है कि सर ये हो गया, सर मैंने ऐसे कर दिया, सर मैंने ईमेल कर दिया, सर मैंने अप्लाई कर दिया, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है। सारा कुछ आपने डाटा अपने टीचर के साथ शेयर करना है, क्योंकि ताकि वो टीचर आपका यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहे और अपनी विलिंगनेस एट द एंड यूनिवर्सिटी ने फिर दोबारा से एक दफा कंफर्म करना होता है आपके प्रोफेसर से कि आपने एक्सेप्टेंस दी थी, इस बंदे को आपने लेना है या नहीं लेना। तो वो उस वक्त भी डिसीजन प्रोफेसर चेंज कर सकता होता है, इसलिए जितना आप कांटेक्ट में रहेंगे उसके साथ, वो फिर आपको वो डिसीजन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती रहती हैं, एक से बढ़ के एक एप्लीकेशन आएगी। इसलिए आपने फिर क्या करना है, इतना भी नहीं कांटेक्ट में रहना कि वो तंग आ जाए। मतलब जब आप कोई भी काम के सिलसिले में उससे कांटेक्ट में रहना है, तो वैसे उमूमन ये होता नहीं कि वो एक्सेप्टेंस देने के बाद पीछे हटे, लेकिन उसको बताते रहिएगा साथ साथ ताकि वो यूनिवर्सिटी को पुश करे। जी, मतलब सर हमने उसके हर स्टेप के बारे में उसको ना आगाह करते जाना, उसको इन्फॉर्म करते जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर कामरान, माई सेल्फ कामरान, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। सर मैं ये पूछना चाह जी रहा था कामरान। कि आपने जो शॉर्ट कोर्सेज का कहा है वो अगर हमारी फील्ड से रिलेटेड ना भी हों, मसलन मैं केमिस्ट्री में हूँ, तो आर या पाइथन ये मुझे कैसे हेल्प कर पाएंगे मेरी सीवी को इम्प्रूव करने में? नहीं, आर और पाइथन जो है ना, ये तो सभी फील्ड्स में अप्लाई होते हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है, इन सभी फील्ड में आर और पाइथन तो इस्तेमाल होता ही होता है। बाकी रही जी शार्ट कोर्सेज की बात, तो शार्ट कोर्सेज कभी भी अपनी फील्ड से इनरेलेवेंट आपने नहीं करने, क्योंकि आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे और ना ही उसकी कोई वर्थ होगी उसमें। इसलिए जी जितने भी शार्ट कोर्सेज करने हैं वो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड ही करने हैं। तो काइंडली आपको एक मुझे रेफर कर पाएंगे केमिस्ट्री के लिए? आप कोर्सेरा, एक वेबसाइट है कोर्सेरा, जी जी उस पे आप उसको आप ओपन कीजिएगा, गूगल पे कोर्सेरा लिखिएगा, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ वर्कशॉप भी मौजूद है, वहाँ पे शार्ट कोर्सेज भी मौजूद है। वहाँ पे चंद दिनों का वो कोर्सेज हैं, वो कंप्लीट करें, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट देगी और वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है, एक्सेप्टेबल है दुनिया पूरी में। जी सर, थैंक यू सो मच। जी हमारा प्यारा चांद तारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर स्टूडेंट मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है और उन्होंने एक रिसर्च पेपर किया हुआ है और रिव्यू पेपर सबमिटेड है, तो उसको वो कैसे अपनी सीवी में एक्सप्लेन करे? और दूसरी चीज़, अगर हम सीवी में अपने स्किल्स में मेंडले, यूवी, एक्सआरडी के मतलब हमें काफ़ी नॉलेज है, हमने काफ़ी उसके ऊपर बैचलर में ही सीख लिया है, तो हम उसको अपनी सीवी में स्किल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम इन कंट्रीज में, जैसा कि एशियन कंट्रीज का आपने बताया था, साउथ कोरिया, जापान या चाइना, तो इनमें जब मेल्स करनी है, वो तो आपकी बात से मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप रिसर्च को मेंशन करें, प्रोफेसर्स को एक ये चीज़ मेंशन, ईमेल बॉडी और सीवी आपकी उस वक्त एक्सेप्टेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये भी आप बता दें कि टाइमली हम किस टाइम मेल्स करें जो प्रोफेसर्स को, और किस टाइम, किस मंथ से स्टार्ट करें? थोड़ा सा साउथ कोरिया के जैसा कि फेब में होती है, तो हम दिसंबर से स्टार्ट करें मेल्स करना, और आई थिंक सो कि चाइना की अभी 15 सितंबर से स्टार्ट होने लगी है, तो उसका भी थोड़ा सा बता दें काइंडली। पहली जो बात आपने स्किल्स वाली की, तो उसमें ये है कि आपके पास अगर एक्सआरडी या दूसरी किसी की स्किल्स मौजूद हैं, तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, सीवी के अंदर ना, सीवी के अंदर रेफरेंसेस से पहले आपने एक हेडिंग ऐड करनी है डिजिटल स्किल्स के नाम से। आप डिजिटल स्किल्स की हेडिंग के अंदर जितने भी आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, मेंडले आता है, एंडनोट आता है, एक्सआरडी आता है, जो भी आता है, आपने वहां पे वो एक लिस्ट बना दी है सॉफ्टवेयर्स की, ये आपकी सीवीज में वो सारे ऐड हो जाएंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है। जहां तक रिसर्च पेपर की बात रही, अगर तो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है आपका, तो आपने क्या करना है, उसकी एक साइटेशन होती है, पेपर जब आपको पब्लिश होता है, जिस आप है उस पे वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे लिखा होता है साइटेशन, इस पेपर को साइट कैसे करना है। तो उसके साइटेशन एज इट इज कॉपी करें और अपनी सीवी के अंदर एक हेडिंग ऐड करें रिसर्च पेपर्स। उसमें पहले नंबर पे जितने रिसर्च पेपर हैं वहां पे उनकी साइटेशंस आप ऐड कर दें। ठीक है। अगर तो पेपर आपका ये हो गया पब्लिश पेपर, एक आपने बताया सबमिटेड है, तो आपने क्या करना है, इसी तरह जिस तरह उसकी साइटेशन लिखी, आपने सेम उसी तरह उसकी साइटेशन लिखनी है जो सबमिटेड है। फर्क ये होगा कि जो पब्लिश्ड पेपर है ना, उसके एंड पे क्या होगा, उस मतलब मैं बता देता हूँ, जो आपका पब्लिश पेपर, रिसर्च पेपर, उसके अंदर सबसे पहले आप ऑथर्स के नेम लिखेंगे, फिर उसका ईयर लिखेंगे किस साल पब्लिश हुआ, उसके बाद उसके हेडिंग लिखेंगे कि वो उसका टाइटल क्या था पेपर का, उसके बाद वो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ उस जर्नल का नाम लिखा जाता है, जर्नल के बाद लिखा जाता है जी इसका ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम नंबर ये था और पेजेस नंबर ये थे, ये होगा पब्लिश पेपर। अगर आपका सबमिटेड पेपर है कोई, तो आप उसी तरह ऑथर्स के नेम लिखेंगे, टाइटल भी उसका ईयर लिखेंगे 2023, उसके बाद आप उसका टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद आप उस जर्नल का नाम लिखेंगे जिसमें सबमिटेड है, उसके बाद ब्रैकेट में आप सबमिटेड लिख देंगे। ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका जो ईमेल्स के हवाले से है, वो ये है कि अगर जैसे आपने बात की फरवरी से स्टार्ट होने एडमिशन, तो नवंबर दिसंबर में ईमेल नहीं करने, क्योंकि आप अभी से आप सितंबर से ही स्टार्ट कर दें। लेकिन पोजीशंस ओपन होती रहती हैं टीचर्स के पास, तो आप तकरीबन जैसे, जब आपको पता है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मेरा एक थंब रूल ये है कि आप जिस मंथ में एडमिशन स्टार्ट होने से 6 मंथ पीछे चले जाएं, उससे 6 मंथ पहले पीछे से आपने अप्लाई करना शुरू कर देना, आपने लेटर लेने शुरू कर देना।
नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि लाइक जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं अगर वो आपको मतलब विदाउट आइल्स वो ना मतलब एडमिशन आपको दे रही होती हैं, क्या वो यूनिवर्सिटीज अपनी मतलब इंटरनल टेस्ट कोई इंग्लिश चेक करने के लिए कंडक्ट करती हैं या नहीं? नहीं करती, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना इंटरनल टेस्ट नहीं लेती। अगर वो हमेशा क्राइटेरिया उनका ये होता है कि आप आइट्स दें या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना दे दें, अगर उन्होंने मांगा है तो। अगर मांगा है तो दे दें, नहीं मांगा तो ना दें। यूनिवर्सिटी खुद से कभी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं लेती पूरी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका, चाइना, हर जगह पे कहीं नहीं लेती। हाँ, एक टेस्ट होता है GRE, लेकिन वो लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होता, वो आपके नॉलेज का टेस्ट होता है, सब्जेक्ट। थैंक यू सर। सेकंड चीज़ ये थी कि जो आपने कोर्सेज बताए ना, लाइक कोर्सरा में से आप कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में ना, आप कोर्स उठा के कर सकते हो। रिसेंट ही मैंने अभी अप्लाई किया था एक कोर्स पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैंने उनको एक्चुअली उनका ये था कि आपको जो सर्टिफिकेट है ना वो आपको ना पे करना पड़ेगा, फिर आप सर्टिफिकेट जो है ना वो ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये था कि जो फाइनेंशियल एड जो सपोर्ट थी वहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ था ना एज अ फाइनेंशियल एड के लिए, और उनकी जो ईमेल थी उनका रिस्पांस आना था 16 अगस्त को। स्टिल मैं वेट कर रही हूँ लेकिन उनका रिस्पांस नहीं आया। इसके बारे में बताते हैं, अगर उनका रिस्पांस ना आए तो फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं? कोर्सेरा पे 2 तरह के कोर्सेज मौजूद हैं, एक पेड है और एक फ्री है। आप पेड की तरफ जाए ही ना, आप फ्री कोर्सेज की तरफ जाए। पहला काम ये करें। दूसरा काम, HEC की वेबसाइट्स पे भी कुछ कोर्सेज आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सारे फ्री हैं, आप उसको भी कर सकते हैं फॉलो। सर जो स्टूडेंट्स ओके अभी सर, 7th थैंक यू सो सेमेस्टर में मच। हैं, सर जो स्टूडेंट अभी 7th सेमेस्टर में हैं, उनके अभी डिग्री कंप्लीशन में 1 साल है। जैसे कि सर प्लांट पैथोलॉजी में कर रहा हूँ, मैं अभी 7th सेमेस्टर में हूँ। सर मुझे कैसे मूव करना चाहिए? जैसे कि हमारे टीचर्स को अप्रोच करता हूँ, मैं उनसे रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवा लेता हूँ 3-4 से, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता रहूँ। ये जैसे कि काफी सारे मेरे क्लास फेलोज ने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, 7th सेमेस्टर में आप पता क्या करें, आप एक्सेप्टेंस लेटर की ट्राई करें। मास्टर्स के स्कॉलरशिप ना दुनिया में थोड़े होते हैं, मास्टर्स के स्कॉलरशिप थोड़े होते हैं, PhD के स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब जो चीज थोड़ी होती है उसमें कंपटीशन उतना ही ज्यादा होता है। तो आप अभी से ही टीचर्स को अप्रोच करना शुरू करें, एक्सेप्टेंस लेना स्टार्ट करें। आप उनको अपनी डेट बताएं कि मैं इस डेट तक मैंने ग्रेजुएट हो जाना है, इसके बाद से जो आपका सेशन आएगा ना तो मैं उसको क्वालिफाई करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ एक्सेप्टेंस, ये जो है ना मोटिवेशन लेटर, ये बात आप करें रिकमेंडेशन लेटर, ये तो आपने एक दिन में भी अपने प्रोफेसरों से ले सकते हैं, क्योंकि लोकल होते हैं, बंदा उनसे रिक्वेस्ट करता है, उसी दिन बना देते हैं। सबसे जो अहम आपके लिए इशू आएगा ना वो एक्सेप्टेंस लेटर का आएगा। इंसान के पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाना है तो उसके एडमिशन के चांसेस 80% तक आ जाते हैं, इसलिए आप उसकी तरफ भागें पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ सर। मैं जी राशिद भाई। रिसेंटली मेरा MPhil का कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया सर। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बिगनर हूँ सर। तो मेरा सवाल ये है कि सर एज अ मतलब आप तो मैं मतलब कोर्स वर्क कंप्लीट किया है, तो मैं कैसे मतलब ये आगे प्रोसीड करूँ स्कॉलरशिप को, सारे मतलब प्रोसेस को, तो सर कैसे अप्लाई करूँ? मेरे पास तो ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं होगा ये सारा कुछ। आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर? सर 3rd सेमेस्टर है, 2nd सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है सर। हाँ जी, तो आपके पास 2 सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट आ चुके होंगे, पहले और दूसरे का, ठीक है। तो आप मीनवाइल आपकी रिसर्च चल रही है, तो आपके लिए भी वही बात है जो मैंने पहले की, आप भी एक्सेप्टेंस लेटर की तरफ चलें, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर लेके उसके बाद उसका देखें। नेक्स्ट है सितंबर इनटेक, याद रखिएगा, ये सितंबर इनटेक में आप तो नहीं आ सकते, आप आएंगे नेक्स्ट जो सितंबर इनटेक है ना उसमें आएंगे आप, ठीक है। 1 साल आपके पास है, आपके पास डिग्री भी 1 साल में कंप्लीट होगी। आप अगले 2025 का जो सितंबर इनटेक है ना, 2024 का सॉरी, आप उसके लिए ट्राई करना शुरू करें। आप प्रोफेसर जिसको भी मतलब ईमेल करें, आप उसको 2024 की बात करना शुरू करें, क्योंकि आप उस वक्त तक इंशाल्लाह ग्रेजुएट हो जाएंगे और आप अवेल होंगे। ठीक हो गया सर।